बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के बारे में। तो एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के बेसिकली 3 पार्ट हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग कंसोल, फिर हाई वोल्टेज जनरेटर और फिर एक्सरे ट्यूब। तो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग कंसोल से। ऑपरेटिंग कंसोल जो है एक्सरे के टोटल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये केवीपी, एमएएस, लाइन कंपनसेशन, तमाम तरह के कंट्रोल इसमें मौजूद होते हैं। ये उस कमरे में मौजूद नहीं होता जिस कमरे में एक्सरे ट्यूब है, क्योंकि वहाँ पे तो रेडिएशन है ना, तो टेक्नोलॉजिस्ट एक्सपोज हो सकता है। तो ये साथ वाले रूम में होता है और दरमियान में शील्डिंग होती है और देखने के लिए एक लेड विंडो भी लगाते हैं कि पेशेंट की पोजीशन हम सही से मॉनिटर कर सकें। तो लोकेटेड इन एडजॉइनिंग रूम एंड कंट्रोल ऑल बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि एमएएस एंड केवी। एमएएस मतलब एक्सरे की क्वांटिटी, एंड केवी या केवीपी एक्सरे की क्वालिटी, यानी कि पेनिट्रेशन पावर। इसके पास दूसरे कंट्रोल जैसा कि लाइन कंपनसेशन, जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर बिजली जो होती है 220 वोल्ट पे होती है, उसके भी कंट्रोल इसके पास होते हैं। अब जदीद सिस्टम में हम सिर्फ उस बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमने इमेज लेना है, तो ये ऑटोमेटिक ही ऑपरेटिंग कंसोल केवी, एमए और सेकंड जो भी है सिलेक्ट कर लेता है और ख़ुद ही फिर हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत होती है। ये कंट्रोल जो हैं आजकल तो खैर टच बटन की सूरत में आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी नॉब्स की सूरत में भी होते हैं, जैसे कि जिनको घुमाना पड़ता है, या फिर ये पुश बटन, जैसे बटन को प्रेस कर करके भी करना पड़ता है। तो सिंपली इसकी डायग्राम ऐसे लेते हैं, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पे है हाई वोल्टेज जनरेटर। ये अक्सर एक्सरे ट्यूब के पास ही होता है। जैसा कि किसी को उसी रूम में ही जो छत के ऊपर फॉल्स सीलिंग लगी थी उसके अंदर भी छुपा सकते हैं, और इसका काम होता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, पावर आ रही है, उसको रेगुलेट करना और कैथोड तक पहुंचाना। ये क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा होता है तो उस वोल्टेज को रेगुलेट करना, पूरा का पूरा बना के आगे कैथोड को ट्रांसफ़र करना, ताकि थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो सकें। इसकी जो पावर आ रही होती है, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में पावर है वो अल्टरनेटिंग करंट के ज़रिए आती है, एसी। तो उसको हमने डायरेक्ट करंट में चेंज करना होता है। तो सिंगल फेज़ के अंदर जिस तरह ये दिया हुआ है, एक पॉजिटिव साइकिल, दूसरा नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिंग करंट इस तरह आ रहा होता है। तो हमने ये नेगेटिव साइकिल ख़त्म करना होता है, क्योंकि हमने पॉजिटिव करंट देना होता है कैथोड को। अब जब हम ये नेगेटिव साइकिल ख़त्म करते हैं, हाफ वेव की सूरत में लाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइकिल आता है, नेगेटिव हमने ख़त्म कर दिया, इस तरह अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ख़त्म कर दिया, इस तरह अगला पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तब तो कैथोड को करंट पहुंच रहा है, उस वक्त थर्मियोनिक एमिशन हो रही है और एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब ये दरमियान में वक्फा है, जो नेगेटिव साइकिल हमने ख़त्म किया, इस दौरान एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। तो ये स्टेप एंड शूट है कि एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर रुकते हैं, फिर हो जाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर हो रहे हैं, फिर रुकते हैं, इस तरह होते हैं। फिर हम इसको चेंज करते हैं फुल वेव में। अब ये सिंगल फेज़ की बात हो रही है। फिर अब फुल वेव में करते हैं, जो नेगेटिव साइकिल है इसको भी हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, इसको फुल वेव कहते हैं। और इसमें लेकिन एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, फिर 0 पे चल जाते हैं करंट, फिर एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, फिर 0 पे चल जाता है, फिर एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, फिर 0 पे चल जाता है। तो ये भी लेकिन इसमें हाफ वेव की तरह दरमियान में वक्फा नहीं होता, एक्सरे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कैथोड को करंट 100% नहीं पहुंच पाता। अब आगे है 3 फेज़ में हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, 6 वेव या फिर 12 वेव, उन सबको आपस में मर्ज कर देते हैं, तो इस तरह की एक वेव फॉर्म बनती है। इसमें लेस दैन 1% जो है वो करंट लॉस होता है, बिजली का ख़र्चा भी कम होता है, इलेक्ट्रिक पावर कम यूज़ होती है, और कैथोड को एनर्जी भी साथ साथ पूरी मिलती रहती है, ताकि उसमें से थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकें और टारगेट पे जाके रिएक्ट करके एक्सरे प्रोड्यूस कर सकें। ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ये बिल्कुल भी ज़ीरो कभी भी नहीं होने देता इसको, इस एक्सरे की पावर प्रोडक्शन को। इस तरह एक कंटिन्यूस एक्सरे बीम हमें हासिल होती है।
जो नॉर्मल एक्सरे हैं उनका हाई वोल्टेज जनरेटर 30 to 50 kV होता है, जबकि जो एंजियोग्राफी में यूज़ होते हैं वो 150 kV है, क्योंकि उसमें हमें लगातार चाहिए होती है एक्सरेज। इससे अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है एक्सरे ट्यूब। इसको ट्यूब हेड भी कहते हैं। ये अक्सर एक्सरे ट्यूब में पेशेंट की ऊपर वाली साइड पे होता है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी या जिस तरह सियाम सिस्टम होते हैं उनमें ये नीचे की तरफ होता है। फ्लोरोस्कोपी में टेबल के अंदर भी होता है कभी कभार। तो इसके भी बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनमें आता है सपोर्ट सिस्टम, जिसके ज़रिए ट्यूब को मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है। अब सपोर्ट सिस्टम के भी कई शेप्स हैं, जैसा कि सीलिंग जो वॉल के साथ अटैच होती है, फ्लोर सीलिंग जो कि फ्लोर के साथ ही होती है और उससे एक्सरे की जो एक्सरे का जो आर्म है उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और तीसरा सियाम सपोर्ट है, उसमें एक्सरे को फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये अक्सर एंजियोग्राफी में होती है और अक्सर जो ऑर्थोपीडिक्स के ऑपरेट वगैरह होते हैं, हड्डियों के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उनमें ये सियाम सपोर्ट इस्तेमाल होती है। अब दूसरे नंबर पे है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में प्रोटेक्टिव हाउसिंग। प्रोटेक्टिव हाउसिंग अक्सर होती है 50x30x20 की नॉर्मल एक एक्सरे मशीन में। इसकी इतनी डायमेंशन होती है और तमाम साइडों से ये बराबर होती है। अच्छा, ये ज़्यादातर बनी होती है पायरेक्स ग्लास की या फिर आजकल आ रही हैं मेटल की बनी होती हैं। तो इसमें छोटी सी ग्लास विंडो होती है जो कि बहुत थिन होती है। उसमें से एक्सरे इमर्ज होती हैं जो कि पेशेंट को एक्सपोज करके नीचे डिटेक्टर में जाती हैं। उस छोटी सी ग्लास प्लेट जहाँ से एक्सरे इमर्ज हो रही हैं उसको एक्सरे विंडो कहते हैं, और उधर से जो बीम निकलती है एक्सरे की वो यूज़फुल बीम कहलाती है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द से हाउसिंग के जो इर्द गिर्द से एक्सरे निकलती हैं उनको हम स्कैटर बीम भी कहते हैं, सेकेंडरी बीम भी कहते हैं। और वो इमेज में कोई हिस्सा नहीं डालते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट की डोज भी बढ़ जाती है और टेक्नोलॉजिस्ट की डोज भी बढ़ा देते हैं। इसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जो पुरानी एक्सरे ट्यूब थी ना वो ज़्यादातर पायरेक्स ग्लास की बनी होती थी। तो टंगस्टन कभी कभी जब ट्यूब पुरानी हो जाती थी तो टंगस्टन उनमें ना मेल्ट होना शुरू हो जाता था। मेल्ट हो के वो उस ग्लास के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता था। तो इस तरह ग्लास की जो अक्सर ट्यूब थी वो टूटने के करीब हो जाती थी, जिनको हम आर्किंग कहते हैं ये, और इस तरह ट्यूब फेलियर हो जाते हैं। जो एक्सरे की जो विंडो है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है। इंटरनल कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड की बात करें तो ये नेगेटिव पार्ट है और इसके मज़ीद 2 पार्ट हैं। फिलामेंट जो कि छोटी सी कॉइल होती है, ये अक्सर 2 होती हैं और ये टंगस्टन की बनी होती हैं। टंगस्टन का क्योंकि एटॉमिक नंबर हाई है 74, इसकी जो एक्सरेज निकलती हैं स्पेशल वो 69 kV की होती हैं। और इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता। एक्सरे ट्यूब स्ट्रॉन्ग रहती है, काफ़ी अर्सा तक ड्यूरेबल रहती है। और इसमें अगर थोड़ा सा थोरियम भी मिला दें तो वो मज़ीद उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। दूसरे नंबर पे है फोकसिंग कप। ये अक्सर निकल का बना हुआ होता है। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज देते हैं ताकि जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों, खारिज हों, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से उनको पुश करके एनोड की तरफ भेजा जा सके, जहाँ पे टारगेट फिक्स होता है और उस टारगेट पे एक्सपोज करती हैं टंगस्टन पे, तो वहाँ से एक्सरेज निकलती हैं बाहर। इसका इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो फोकल स्पॉट हैं वो फोकसिंग कप के अंदर जो ओपनिंग है ना उनको फोकल स्पॉट कहते हैं। 2 होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटा होता है, अगर हमें कोई बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब छोटी सी चीज़ को हमने इमेज देखना है, जिस तरह के मेमोग्राफी के अंदर हमने कोई ब्रेस्ट के अंदर कोई मैस वगैरह देखना है, उसमें इस्तेमाल होता है। जबकि नोड्यूल लाइक जिस तरह नोड्यूल्स वगैरह देखने, तो जो बड़ा होता है कोई, अगर हम बॉडी का बड़ा पार्ट अगर हम फोकस करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर लार्जर यूज़ होता है। जो स्मॉलर फोकल स्पॉट है उसकी डायमीटर होता है 0.1 से 1 मिलीमीटर, और जो लार्जर है उसका डायमीटर होता है 0.3 से 2 मिलीमीटर तक होता है। फोकल स्पॉट फिलामेंट करंट से ना हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर करंट 300 मिली एम्पेयर से कम होगा तो इसका मतलब हमें इमेज भी छोटा चाहिए होगा।
स्पेशल रेजोल्यूशन बेटर चाहिए होगी तो ऑटोमेटिकली ही हम छोटा फोकल स्पॉट या 0.1 से 1 मिलीमीटर वाला सिलेक्ट करेंगे। और अगर 400 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट यूज़ करेंगे देन हम बड़ा फोकल स्पॉट इस्तेमाल करेंगे। इसकी मैं आपको ना इमेज दिखाता हूँ। तो अगला जो इसका पार्ट है वो है एनोड। ये पॉजिटिव पार्ट होता है एक्सरे ट्यूब की इनर हाउसिंग का, मतलब इंटीरियर पार्ट का। तो ये ज़्यादातर मोलिब्डेनम, कॉपर या फिर ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। कॉपर के कम होते हैं, मोलिब्डेनम और ग्रेफाइट के ज़्यादा होते हैं। तो इसका फंक्शन ये है कि सबसे पहले तो ये टारगेट टंगस्टन को सपोर्ट करता है, दूसरे नंबर पे हीट डिसिपेंट है कि हीट को ये ज़्यादातर खारिज कर देता है। एक्सरे ट्यूब फेलियर का सबसे बड़ा कॉज वजह यही हीट ही होती है। और दूसरे नंबर पर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। तो इसके भी दो टाइप्स होती हैं, पार्ट नहीं दो टाइप हैं, जैसे कि रोटेटिंग होता है और स्टेशनरी होता है। जो स्टेशनरी होता है वो अक्सर छोटी मशीनों में यूज़ होता है, जस्ट लाइक कोई हमने डेंटल या कोई फिक्स्ड मशीन है छोटी, उसमें यूज़ करते हैं। तो जो बड़ा होता है रोटेटिंग होता है जो, उसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे नॉर्मल एक्सरे मशीन्स हैं और जो एंजियोग्राफी में यूज़ होती हैं, ये जो सीआम होते हैं उसमें हम रोटेटिंग एनोड यूज़ करते हैं। स्टेशनरी टारगेट का जो है एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर होता है और रोटेटिंग का एरिया बनता है 1760 मिलीमीटर, 1760 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दूसरे छोटे से 50 गुना ज़्यादा है। टारगेट हमेशा टंगस्टन ही यूज़ होता है। मेमोग्राफी में कभी कभी मोलिब्डेनम भी टारगेट के तौर पे यूज़ होता है। तो टंगस्टन को एक आइडियल है टारगेट, इसकी वजह यह है कि उसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो उसकी जो स्पेशल एक्सरेज हैं, उसकी खुसूसी एक्सरेज हैं वो 69 केवी की होती हैं वो भी। और दूसरे नंबर पे इसकी हीट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसमें अगर थोरियम मिला दें तो ये स्टेबिलिटी इसकी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है।